नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। अगर आप केवीएस स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि सर कुछ अब हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो हमने सोचा कि आपको सीधे पूरे सिलेबस की एक मैराथन क्लास दे दी जाए, जिसमें लगभग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। और ये शायद स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी जिसमें 500 एमसीक्यूज़ मैराथन करवाए जाएंगे। इसमें हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इमर्जिंग एजुकेशन इन द इंडियन सोसाइटी हो। इन सभी से मिलाकर हम 500 हार्ड लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि 500 एमसीक्यूज़ की मैराथन जिसमें आज काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं वो आप लोगों के लिए है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विकलांगता के संदर्भ में मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में ICF मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है WHO के द्वारा, और ये सन 2021 में क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर में बच्चे की मुख्य समस्या क्या है? तो इसकी जो मुख्य समस्या होती है वो दृश्य श्रव्य संवेदी एकीकरण की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चनों को साथ में करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हर 10 क्वेश्चन के बाद अपने अंकों की गणना करेंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD में जॉइंट अटेंशन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे प्रभाव पड़ता है सामाजिक अंतरक्रिया की कमी का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में बच्चों को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की कमी क्यों होती है? तो इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका जो रीज़न होता है वो ध्वनि प्रतीक मान्यता में कठिनाई का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में कंडक्टिव लॉस का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है बाह्य कान मार्ग का अवरोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल असामान्यता का प्रकार क्या है? तो इसका जो प्रकार होता है वो ट्राइसोमी 21, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास 500 क्वेश्चन है और इनको हम क्या करेंगे? फास्ट वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD में हाइपर एक्टिविटी का न्यूरोलॉजिकल आधार क्या है? तो इसका जो आधार होता है वो होता है डोपामाइन ट्रांसपोर्टर जीन वेरिएंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयरमेंट में लो विजन और ब्लाइंडनेस के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो मुख्य अंतर होता है वो होता है कार्यात्मक दृष्टि क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी में स्पाइटिस्क डिप्लेजिया का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो निचले अंगों पर पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में अफेजिया का प्रकार जो पोक्रा एरिया से संबंधित है। तो इसका जो संबंध होता है वो एक्सप्रेसिव अफेजिया से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के 10 प्रश्न में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। साथ ही में आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है और प्रश्न किस लेवल के हैं ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में
एटोरियोलॉजिकल फैक्टर के रूप में पर्यावरणीय कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण होता है लीड पॉइजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑटिज्म में रिपीटेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए ABA थेरेपी का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया में बच्चे को नंबर सेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपैरिजन में कठिनाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस में सेंसोरियल लॉस का उपाय यानी उपचार मुख्यतः क्या है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉक्लियर इम्प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में हाइपोथायराइडिज्म की घटना दर अन्य बच्चों की तुलना में कितनी अधिक होती है? तो वो 10 गुना क्या होती है? अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ADHD में इनअटेंटिव सब टाइप्स की पहचान के लिए DSM-5 के मानदंड क्या हैं? तो इसके जो मानदंड है वो 6 या अधिक लक्षण 6 महीने से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजुअल इम्पेयरमेंट में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जो प्रभावित करती है क्या? परिधीय विजन को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पॉलिसी में अटैक्सिया का प्रकार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेरेब्रल डैमेज से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच डिसऑर्डर में स्टटरिंग का फ्लुएंसी डिसऑर्डर के रूप में उपचार क्या है? तो इसका जो उपचार है वो है फ्लुएंसी शेपिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत क्या शामिल है? तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जेनेटिक काउंसलिंग, वैक्सीनेशन, यानी ये सभी क्या हैं? शामिल हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म में सोशल स्टोरीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोशल स्किल ट्रेनिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया में मोटर मेमोरी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हैंड राइटिंग क्वालिटी पर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में साइन लैंग्वेज का विकल्प क्या है? तो इसका जो विकल्प है इंडियन साइन लैंग्वेज, यानी ISL। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में अल्जाइमर जैसी डिमेंशिया की शुरुआत सामान्यतः किस आयु में? तो ये जो होती है वो 40 वर्ष की आयु में होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD में कॉमॉर्बिडिटी डी के रूप में सबसे आम क्या है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो लर्निंग डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था, ADHD में कॉमॉर्बिडिटी में सबसे आम क्या है? तो ये है लर्निंग डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था लुई ब्रेल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी में डिस्किनेसिया का लक्षण क्या है? तो ये होता है अनैच्छिक मूवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्पीच डिसऑर्डर में क्लटरिंग और स्टटरिंग के बीच अंतर क्या है?
तो ये जो अंतर होता है वो कल्टरिंग में फास्ट रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आईक्यू रेंज माइल्ड के लिए क्या है, तो वो जो है 50 से 70 के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटिज्म में टीच यानी TEACCH मॉडल का फोरम क्या है, तो इसका जो फोरम है वो है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में रैपिड नॉमिंग टेस्ट का उपयोग किसके लिए है, तो ये है फ्लुएंसी असेसमेंट के लिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस में ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन का मुख्य टूल क्या है, तो ये है ऑडियोमेट्री, या फिर अगला जो है टेम्पोनोमेट्री, या फिर OAE, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों क्या हैं, ये सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है डाउन सिंड्रोम में एट्रियोवेट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का प्रिवेलेंस कितनी है, तो वो होती है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD में नॉन स्टिमुलेट दवा का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण जो है ये है एटामॉक्सेटाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विजुअल एम्पेयरमेंट में मोबिलिटी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य होता है इंडिपेंडेंट नेविगेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सेरेब्रल पॉलिसी में GMFCS लेवल 5 का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है फुल डिपेंडेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज देख रहे होंगे आप किस तरह के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, यानी हमने आपको आसान प्रश्न भी करवाए, मॉडरेट लेवल भी करवाए, लेकिन अब आज आपको हार्ड क्वेश्चनों की, यानी हार्ड क्वेश्चन जिसमें आज के 500 क्वेश्चन शामिल हैं, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और 1 से 2 बार इसका रिवीजन भी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्पीच डिसऑर्डर में वॉइस डिसऑर्डर का कारण क्या हो सकता है, तो वोकल नोड्यूल्स, न्यूरोलॉजिकल इशू, या साइकोजेनिक, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी जो ऊपर के तीनों हैं वो सही हो जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सपोर्टिव सर्विसेज में क्या शामिल है, वोकेशनल ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल केयर, एडवोकेसी, या फिर सभी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म में स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या इंगित करता है, तो ये इंगित करता है हेट्रोजीनियस प्रेजेंटेशन को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डिसकैलकुलिया में सब्सिटाइजिंग की कमी क्या दर्शाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वांटिटी परसेप्शन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो क्वांटिटिव परसेप्शन होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, डिसकैलकुलिया में सब्सिटाइजिंग की कमी क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाती है क्वांटिटी परसेप्शन को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हियरिंग एम्पेयरमेंट में कॉक्लियर इम्प्लांट की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 12 महीने होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम में
लेकानिया का जोखिम कितना अधिक है? तो ये अधिक होता है 10 से 20 गुना तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ADHD में एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिसिट का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है वो होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट में कैटरेक्ट का उपचार क्या है? तो इसका जो उपचार होता है वो सर्जिकल रिमूवल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रल पॉलिसी में हिप डिस्प्लेसिया की स्क्रीनिंग कब की जाती है? तो ये की जाती है बर्थ टू 2 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीच डिसऑर्डर में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का आकलन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है फोनेटिक इन्वेंट्री के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एकिलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार जेनेटिक कारण कितने प्रतिशत है? तो ये कितने प्रतिशत है भाई? 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ऑटिज्म में इकोलॉलिया का प्रकार जो तुरंत दोहराव है वो है इमीडिएट का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला डिसलेक्सिया में डबल डिफिसिट हाइपोथेलिसिस क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती फोनोलॉजिकल प्लस नेमिंग स्पीड को, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग लॉस में मिस्ड लॉस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कंडक्टिव प्लस सेंसोन्यूरल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, हर तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों से फ़ायदा मिल सके, आपके आंसर सही हो सकें, ताकि आप अपने परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो, हमारा प्रयास आपके लिए कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है हमारा डाउन सिंड्रोम में स्लीप एपनिया का कारण क्या है? तो ये होता है एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ADHD में सिम्टम परसिस्टेंस एडल्टहुड में कितने प्रतिशत मामलों में होता है? तो ये होता है 50 से 65% मामलों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजुअल इम्पेयरमेंट में ग्लूकोमा का मुख्य जोखिम कारक क्या है? तो ये होता है बढ़ा हुआ आई प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं, आँखों की बीमारियों का एक समूह है जो ऑप्टिकल तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। यह क्षति अक्सर आँख के अंदर दबाव बढ़ने के कारण होती है, जिसे इंट्राओकुलर प्रेशर IOP कहा जाता है। इसे बढ़ा हुआ आई प्रेशर ग्लूकोमा का मुख्य जोखिम कारक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सेरेब्रल पॉलिसी में पेन मैनेजमेंट के लिए क्या उपयोगी है? तो इसके लिए मल्टी मॉडल अप्रोच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
अगला हमारा प्रश्न है, स्पीच डिसऑर्डर में लैंग्वेज डिसऑर्डर का सब टाइप्स SLI क्या है? तो ये जो होता है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ट्रांजिशन प्लानिंग कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है 14 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म में गेसिंग प्रोसीजर का उपयोग किस थ्योरी में होता है, यानी किस थेरेपी में होता है? तो वो ABA थेरेपी में होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया में कीबोर्डिंग का विकल्प क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइन मोटर बाईपास, स्पीड इंक्रीजिंग, इक्वेरेशन, यानी ये सभी हो सकें, यानी इसलिए क्या है, उपयोगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में कैप्शनिंग का लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ होता है वो विजुअल एक्सेस टू स्पीच में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में कैंसर रिस्क ल्यूकेमिया के लिए कितना अधिक है? तो वो है 10 से 20 गुना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ADHD में स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन का उदाहरण क्या है? तो ये है बिहेवियर क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजुअल इम्पेयरमेंट में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो ये है JAWS, NVDA, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरिब्रल पॉलिसी में कम्युनिकेशन डिवाइसेस में क्या शामिल है? तो AAC और साइन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्पीच डिसऑर्डर में प्रोनाउंसिएशन सुधार के लिए क्या तकनीक है? तो आर्टिकुलेटरी प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सेल्फ एडवोकेसी का महत्व क्या है? तो इसका जो महत्व होता है वो इंडिपेंडेंस प्रमोट और राइट्स अवेयरनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ऊपर के दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटिज्म में रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करें? तो चैनलाइज इन लर्निंग के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डिसकैलकुलिया में मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों प्रभावी है? तो कंक्रीट कंसेप्ट्स के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हियरिंग लॉस में फैमिली साइन लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है? तो इसका जो फ़ायदा होता है, होम कम्युनिकेशन, स्कूल लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में मोटर डिले का कारण क्या है? तो वो है हाइपोटोनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ADHD में टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? तो वो है टाइमर्स यूज, डेडलाइन सेट, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विजुअल इम्पेयरमेंट में हैप्टिक एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है टच बेस्ड लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रल पॉलिसी में ऑर्थोपेडिक सर्जरी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन रिलीफ, फंक्शन इम्प्रूव, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीच डिसऑर्डर में नैरेटिव स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे? तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कम्युनिटी इंटीग्रेशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है सोशल
पार्टिसिपेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटिज्म में सेंसरी डिफिनिशिवनेस को हैंडल करने के लिए क्या, तो इसके लिए होता है सेंसरी डाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया में ऑर्थोग्राफिक प्रोसेसिंग की समस्या क्या, तो इसकी समस्या होती है स्पेलिंग पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हियरिंग इम्पेयरमेंट में वोकल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए जो ज़रूरी है ऑडिटरी फीडबैक, विजुअल यूज, टच क्यूज, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है डाउन सिंड्रोम में कॉग्निटिव प्रोफाइल की विशेषता क्या होती है, तो वर्बल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्ट्रॉन्ग, दूसरा विजुअल स्पेशियल वीक, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD में स्लीप डिसऑर्डर की कॉमॉर्बिडिटी कितनी आम है, तो वो है 50%। नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट में लो विजन एड्स के प्रकार क्या हैं, तो वो हैं मैग्नीफायर, CCTV, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल पॉलिसी में फीडिंग इश्यूज़ का समाधान क्या है, तो इसका जो समाधान है स्पेशलाइज्ड थेरेपी से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीच डिसऑर्डर में मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है वर्ड स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में प्रोमिस एक्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ट्रांजिशन टू वर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटिज्म में जॉइंट अटेंशन ट्रेनिंग के लिए क्या टूल हैं, तो इसके लिए जो टूल है वो है SCERTS, अगला है DIR और फ्लोर टाइम या फिर सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी सभी। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का टेस्ट क्या है, तो ये टेस्ट है नंबर लाइन टास्क। अगला क्वेश्चन है हियरिंग लॉस में बाइलिंगुअल अप्रोच का लाभ क्या है, तो इसका लाभ होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है डाउन सिंड्रोम में जॉइंट हाइपर मोबिलिटी का जोखिम क्या है, तो इसका जोखिम होता है इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD में न्यूरो फीडबैक थेरेपी का फोकस क्या है, तो इसका फोकस होता है ब्रेन वेव ट्रेनिंग से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट में डिस्क्रिप्टिव ऑडियो का उपयोग कहाँ होता है, तो मूवीज़, बुक्स, गेम, यानी सभी में होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सेरिब्रल पॉलिसी में रिस्पिरेटरी इश्यूज़ का कारण क्या है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है स्पीच डिसऑर्डर में प्रॉग्मैटिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का उदाहरण क्या है, तो वो है टर्न टेकिंग फेलियर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एडल्ट सर्विसेज में क्या शामिल है, तो ओकेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी दोनों शामिल है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑटिज्म में मेल्टडाउन वर्सेस शटडाउन का अंतर क्या है, तो इसका जो अंतर होता है वो होता है मेल्टडाउन एक्टिव, शटडाउन पैसिव, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया में ग्रिप पैटर्न सुधार के लिए क्या, तो इसके लिए पेंसिल ग्रिप ट्रेनर्स, डिजिटल टाइपिंग या दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला हमारा प्रश्न है हियरिंग इम्पेयरमेंट में
स्पीच रीडिंग की सीमा क्या है? तो इसकी जो सीमा होती है वो विजुअल क्यूज ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में इम्यून डिफिशियंसी का प्रकार क्या है? तो टी सेल, बी सेल या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD में गर्ल्स में सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? तो वो दिखते हैं इन अटेंटिव मोर के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विजुअल इम्पेयरमेंट में कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का महत्व क्या है? तो इसका जो महत्व होता है वो होता है लो लाइट विजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रल पॉलिसी में स्पाइनल डिफॉर्मिटी का कॉमन टाइप क्या है? तो इसका जो कॉमन टाइप होता है वो सभी, यानी स्क्लेरोसिस, लॉर्डोसिस, किफोसिस, यानी सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 100 नंबर, स्पीच डिसऑर्डर में डिसफ्लुएंसी मॉनिटरिंग का टूल क्या है? तो इसका जो टूल होता है वो फ्लुएंसी सैंपल का होता है। यानी अब हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा कि आपके 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो बच्चे आपके मित्र स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर थी कि सर अब कुछ हार्ड क्वेश्चन करवा दिए जाए, तो हमने सोचा कि मैराथन के फॉर्म में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि एक ही वीडियो में आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ मॉडल का फाउंडर कौन है? तो वो है स्वयं सॉफ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटिज्म में सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट DSM-5 में कैसे परिभाषित है? तो वो है डिफिसिट इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया में रैनिंग प्रेडिक्शन का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता है फ्यूचर रीडिंग स्किल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हियरिंग लॉस में सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर CAPD का डायग्नोसिस कैसे? तो वो होता है डिचोटिक लिसनिंग टेस्ट के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में डेंटल इश्यूज का कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है? तो मिसिंग टीथ, क्राउडेड, मिस अलाइंड, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ADHD में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या शामिल है? तो गिफ्टेडनेस, ट्रॉमा, थायराइड, सभी, यानी तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विजुअल इम्पेयरमेंट में एक्सोथैल्मोस का कारण क्या हो सकता है? तो वो होता है थायराइड आई डिजीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रल पॉलिसी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की को ऑक्यूरेंस कितनी है? तो वो है 50% की। अगला हमारा प्रश्न है, स्पीच डिसऑर्डर में सेलेक्टिव म्यूटिज्म का ट्रिगर क्या है? तो वो है एंजाइटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फंक्शनल असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऑटिज्म में हाइपरलेक्सिया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है अर्ली रीडिंग विद लो कंप्रीहेंशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसकैल्कुलिया में स्पेरियल नेग्लेक्ट का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव होता है प्लेस वैल्यू एरर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में
एफएम सिस्टम का फ़ायदा क्या है? तो नॉइज रिडक्शन, वॉल्यूम बूस्ट, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जोखिम क्यों अधिक? हाई डिफेक्ट्स के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ADHD में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का फोकस क्या है? तो इसका फोकस होता है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयरमेंट में टेक्स्ट टू स्पीच का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वॉइस स्ट्रीम, BRF, DAISY यानी डायजी, यानी सभी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सेरेब्रल पॉलिसी में बोटुलिनम टॉक्सिन का उपयोग क्या? तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा? यानी स्पास्टिसिटी रिडक्शन, पेन रिलीफ, मोबिलिटी, यानी सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पीच डिसऑर्डर में डिसफोगिया का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है स्वलोइंग डिफिकल्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नेचुरल सपोर्ट के उदाहरण क्या हैं? तो इसके जो उदाहरण है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ऑटिज्म में कमोरबिड एपिलेप्सी की प्रिविलेंस कितनी है? तो वह है 20 से 30% की। अगला है, डिसलेक्सिया में मॉर्फेमिक अवेयरनेस की भूमिका क्या है? तो वो है मीनिंगफुल यूनिट्स की, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, हियरिंग लॉस में वाइब्रेटरी अलर्ट का उपयोग किसके लिए? तो ये होता है कॉल्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, अलार्म्स के लिए, सभी के लिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम्स में फर्टिलिटी इश्यूज महिलाओं में कैसे? तो वो होते हैं रिड्यूस्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ADHD में स्क्रीन टाइम्स का नेगेटिव इफेक्ट क्या? तो अटेंशन स्पैम रिडक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस, या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगर अब आप लोग चाहें तो हम आपके लिए 500 MCQs की मैराथन पूरे सिलेबस के लिए कुछ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की भी ला सकते हैं, ताकि आपके पास हार्ड क्वेश्चन की 500 MCQs जिसमें पूरा सिलेबस है, और एक मैराथन जिसमें 500 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के हों। तो अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि करवा दिया जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका पेपर में अच्छे अंक आ सकें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विजुअल इम्पेयरमेंट में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी O&M का महत्व क्या है? तो वो है सेफ नेविगेशन का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस प्रकार की तर्क क्षमता विकसित करता है? तो वो संरक्षण अवधारणा की, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिएक्शन के साइकोसोशल स्टेज में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो वो है युवावस्था से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पोस्ट कन्वेंशन लेवल की विशेषता क्या है? तो वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो वो है सहायक निर्देशन के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में इंटरपर्सनल
इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? तो वो है सामाजिक कौशल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड के साइकोसेकुलर स्टेज में लिटरेसी पीरियड की विशेषता क्या है? यौन ऊर्जा का दमन, ओरल फिक्सेशन, एनल कंट्रोल या फिर जेनेटिक फोकस? तो ऑप्शन नंबर ए यानी यौन ऊर्जा का दमन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कब विकसित होता है? तो वो होता है 8 से 12 महीने में। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट स्टेज में मुख्य संकट क्या है? तो वो है बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोहलबर्ग के कन्वेंशन लेवल में स्टेज 3 की विशेषताएं क्या हैं? तो वो विशेषताएं हैं गुड बाय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन का विस्तार कैसे होता है? तो वो होता है सोशल इंटरेक्शन से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गार्डनर की थ्योरी में बॉडी कनेक्टिक्स इंटेलिजेंस का उदाहरण क्या है? तो वो उदाहरण है एथलीट का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गार्डनर की थ्योरी में बॉडी कनेक्टिक्स इंटेलिजेंस का उदाहरण क्या है? तो वो एथलीट का है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेंस सबसे ऊपर क्यों? क्योंकि बेसिक नीड के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? तो वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एरिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन स्टेज आयु क्या है? तो वो है एडोलसेंस की आयु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक डेवलपमेंट में प्री कन्वेंशनल लेवल का आधार क्या है? तो वो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की कल्चर टूल्स थ्योरी में भाषा की भूमिका क्या है? तो वो है थिंकिंग का माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गार्डनर में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से संबंधित कैरियर क्या है? तो वो है साइंटिस्ट का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो का विकास किस स्टेज में होता है? तो वो होता है फेलिक एज में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में एगोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है? तो वो होता है सेल्फ सेंटर्ड व्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एरिक्सन के इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज में मुख्य स्टॉक क्या है? तो वो है स्किल मास्टरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के स्टेज 4 में नैतिकता का आधार क्या है? तो वो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के मोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है एडल्ट गाइडेंस विद चिल्ड्रन इनपुट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भाई, गार्डनर की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किससे जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्लो के अनुसार सेफ्टी नेट्स में क्या शामिल है? तो वो शामिल है फिजिकल सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो वो है मेंटल फ्रेमवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के
जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन स्टेज किसकी है? तो वो है मिडल एडल्टहुड की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? तो वो है कल्चर बायस, जेंडर बायस या फिर दोनों। तो कल्चरल बायस और जेंडर बायस दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वागोत्स्की वर्सेस पियाजे का मुख्य अंतर क्या है? तो वो अंतर है सोशल वर्सेस इंडिविजुअल लर्निंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गार्डनर की थ्योरी में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बाद में जोड़ी गई क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट अवेयरनेस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रायड के इड का कार्य क्या है? तो वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के एस्लिमेशन का मतलब क्या है? तो वो है न्यू इन्फो फिट इन एक्सिस्टिंग स्कीमा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिएक्शन के थ्योरी में कुल स्टेज कितने होते हैं? तो वो होते हैं 8, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के स्टेज 5 में फोकस क्या है? तो वो है सोशल कॉन्टैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वागोत्स्की के प्राइवेट स्पीच का फंक्शन क्या है? तो वो है सेल्फ रेगुलेशन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गार्डनर में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। अगला है मास्लो की थ्योरी की क्रिटिक क्या है? तो वो है नॉन एम्पिरिकल टू रिलीज्ड कल्चरल बायस। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है पियाजे के रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप होता है? तो वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। अगला प्रश्न है एरिक्सन के इंट्रीगिटी वर्सेज डिस्पेयर स्टेज का आउटकम क्या है? तो वो है विजडम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग वर्सेज गिलिगन का अंतर क्या है? तो वो है जस्टिस वर्सेज केयर और रिटेंशन का। अगला हमारा प्रश्न है वागोत्स्की के अनुसार लर्निंग डेवलपमेंट से पहले आती है। तो क्या आती है? हाँ, यानी वागोत्स्की के अनुसार लर्निंग जो है डेवलपमेंट से पहले आती है, तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गार्डनर की थ्योरी कितने इंटेलिजेंस बताती है? तो वो 8 मूल प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रायड के डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण डिनायल क्या है? तो वो है रियलिटी इग्नोर, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के स्टेजेस यूनिवर्सल हैं कितने? तो वो है कल्चरल वेरिएशन। अगला हमारा प्रश्न है एरिएक्शन थ्योरी साइको सोशल क्यों कहलाती है? सोशल इंटरेक्शन के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कोहलबर्ग की थ्योरी पर आधारित जस्ट कम्युनिटी अप्रोच क्या है? तो है डिबरेटिव डिक्शन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वागोत्स्की के कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी का कोर क्या है? तो वह है टूल्स एंड सिंबल्स। अगला हमारा प्रश्न है गार्डनर वर्सेज हार्वर्ड गार्डनर एक ही हैं? तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मास्लो के पीक एक्सपीरियंस क्या हैं? तो वह हैं ट्रांसेंडेंट मोमेंट्स, यानी ट्रांसेंडेंट मोमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पियाजे के क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड का फोकस क्या था? तो वो था चाइल्ड थिंकिंग प्रोब, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इरेक्शन के स्टेजेस लाइफ स्पैन कवर करते हैं? तो वो बर्थ टू डेथ को कवर करते हैं। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कोहलबर्ग के मोरल डिलेमा का
क्लासिकल उदाहरण क्या है, तो वो है हिंड डिलेमा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के ZPD को मापने के लिए क्या यूज होता है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गार्डनर की थ्योरी एजुकेशन में कैसे अप्लाई होती है, तो होती है मल्टीपल लर्निंग स्टाइल में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्राइड के ओडिपल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज का, तो वो होता है फोलिक स्टेज का। अगला है पियाजे के अनुसार सेंटेंसन प्री ऑपरेशनल में क्या है, तो है फोकस ऑन वन फीचर पर। अगला एरिएक्शन के ऑटोनॉमी वर्सेस सेम स्टेज का आउटकम क्या, तो वो होता है विल। अगला कोहालबर्ग के लेवल 1 स्टेज 2 क्या, तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी में प्ले की भूमिका क्या है, तो वो है ZPD एक्सपैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गार्डन में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है, तो वो पोएट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मास्लो की नीड्स हायरार्की पिरामिड शेप क्यों, तो वो बेसिक टू हायर। अगला क्वेश्चन है पियाजे के इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या, तो बैलेंस अचीव। अगला है एरेक्शन वर्सेस फ्राइड का अंतर, तो सोशल वर्सेस सेक्सुअल, यानी ऑप्शन या फिर लाइफ स्पैन वर्सेस चाइल्डहुड, या फिर दोनों। इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के थ्योरी पर बेस्ड एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे, तो वो होते हैं डिलेमा रिजोल्यूशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के मार्केटर्स ऑफ अटेंशन क्या, तो वो होते हैं कल्चरल टूल्स। अगला क्वेश्चन है गार्डनर की म्यूजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे, तो रिदम पिच सेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्राइड के फ्रिक्शंस का प्रभाव क्या है, तो वो होता है पर्सनालिटी ट्रेस्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के स्टेजेस क्रिटिकल पीरियड्स हैं, तो वो नहीं फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन के होप वर्च्यू किस स्टेज में, तो वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगला कोहलबर्ग के स्टेज 6 दुर्लभ क्यों, हाई लेवल अब्स्ट्रैक्शन के कारण है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के थ्योरी में सिंबॉलिक प्ले का रोल, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है गार्डनर वर्सेस स्पीयरमैन का अंतर, तो मल्टीपल वर्सेस जे फैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है मास्लो के डिफिशियंसी नीड्स वर्सेस ग्रोथ नीड्स, तो हो जाएगा बेसिक वर्सेस हायर। अगला क्वेश्चन है पियाजे के क्लासिफिकेशन स्किल कंक्रीट स्टेज में डेवलप, तो हो जाएगा हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन के थ्योरी कल्चरल अडॉप्टेशन हाँ फ्लेक्सिबल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के मोरल रीजनिंग इम्प्रूव कैसे है, तो डिस्कशन ऑफ डिलेमा के द्वारा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि 200 प्रश्नों में अब आपके कितने सही हुए हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। उससे पहले जिन भी भाइयों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में या ग्रुप में, वो लोग चैनल को ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए कराए जा रहे हैं, वो भी फ्री में। और जिन लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आपको वहां पर नोट्स मिल सकें। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में मल्टीलिंग्विज्म में की अवधारणा किससे प्रेरित है, तो वो प्रेरित है RTE अधिनियम 2009 से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति आधारित असमानता को दूर करने के लिए किस योजना का प्रमुख योगदान है? तो वो है समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी का क्या है, वो है योगदान है। अगला, भारतीय समाज में डिजिटल डिवाइस शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो वो ग्रामीण शहरी असमानता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी किस कक्षा तक लागू थी? तो वो लागू थी कक्षा 8 तक। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है उस क्लास तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने का, तो इसका कारण है आरक्षण नीति। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है? तो वो 5+3+3+4 का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, उभरते भारतीय समाज में वोकेशनल एजुकेशन को किस कक्षा के इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव है? तो वो है कक्षा 6 से। अगला, आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना है? तो वो 25% है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय शिक्षा नीति का कोर क्या है? तो वो है इक्वलिटी ऑफ इंक्लूजन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है? तो वो है होलिस्टिक एजुकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते भारत में जेंडर पैरिटी को प्रमोट करने वाली योजना क्या है? तो वो है समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय समाज में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए मिड डे मील का प्रभाव क्या है? तो वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूट या दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में टीचर ट्रेनिंग का फोकस क्या है? तो वो फोकस है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। अगला, भारतीय समाज में ग्लोबलाइजेशन का शिक्षा पर प्रभाव, तो वो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लोकल कल्चरल लॉस, दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। अगला, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री का। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में लर्निंग आउटकम एनसीएफ 2005 में कैसे परिभाषित है? तो वो चाइल्ड सेंट्रल्ड के फॉर्म में परिभाषित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, एनईपी 2020 में असेसमेंट रिफॉर्म क्या है? तो वह है कंप्लीटेंसी बेस्ड फॉर्म में है। अगला, उभरते भारत में रूरल एजुकेशनल चैलेंज क्या है? तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट, टीचर शॉर्टेज, यानी दोनों के फॉर्म में होता है। अगला हमारा है, आरटीई में नॉर्म्स रिफ्लेंस्ड वर्सेज क्राइटेरियंस रिफ्लेंस्ड असेसमेंट, तो वो है लेटर बेटर फॉर एजुकेशन के रूप में। अगला, भारतीय समाज में एससी एसटी के लिए शिक्षा आरक्षण का आधार क्या है? तो वो आधार है संविधान अनुच्छेद 15। अगला, एनईपी 2020 में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का उद्देश्य, तो वो है डिजिटल लिटरेसी का, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उभरते समाज में यूथ एम्पावरमेंट के लिए एनईपी का प्रावधान, तो वो है लीडरशिप स्किल्स, जॉब ट्रेनिंग, यानी दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू हुई किस राज्य में? तो ये शुरू हुई थी तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत स्कूल रिकॉग्निशन के मानदंड क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे प्रमोट? तो इसको प्रमोट करेंगे डिलीवर्स लर्नर्स के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बैरियर क्या है? तो वो है
सोशल नॉर्म्स, सेफ्टी या फिर दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान SSA RMSA को मर्ज करता है? तो हाँ, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है NEP में करिकुलम रिफॉर्म का फोकस, तो वो है फ्लेक्सिबल रिलेवेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उभरते भारत में स्किल इंडिया का शिक्षा से लिंक, तो वो हो जाएगा वोकेशनल कोर्सेज, अकादमिक या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है RTE में 6 से 14 एज ग्रुप कंपलसरी क्यों? तो आर्टिकल 21A के लिए। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में रिसर्च को प्रमोट कैसे करें? तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय समाज में माइनॉरिटी एजुकेशन का अधिकार किसे है? तो वो है अनुच्छेद 30, अधिकार कैसे? तो हो जाएगा अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है उभरते समाज में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन NEP में कहाँ? तो एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगला क्वेश्चन है SSA के तहत पढ़े भारत कैंपेन का लक्ष्य, तो फाउंडेशनल लिटरेसी। अगला क्वेश्चन है NEP में ऑटोनॉमस डिग्री का मतलब, तो इसका मतलब होता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। अगला प्रश्न है भारतीय संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP का उत्तराधिकारी, तो वो होता है SSA। अगला क्वेश्चन है उभरते भारत में ई लर्निंग का चैलेंज क्या? तो वो है कनेक्टिविटी कंटेंट, यानी ऑप्शन नंबर C, यानी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है RTE के तहत प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन कैसे? तो गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है NEP 2020 में ग्लोबल सिटीजनशिप को कैसे इंटीग्रेट? तो वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में ट्राइबल एजुकेशन की स्कीम, तो वो है एकलव्य मॉडल स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एजुकेशन स्कीम की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है NEP में साइंस एंड आर्ट्स इंटीग्रेशन क्यों? तो वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उभरते समाज में मेंटल हेल्थ एजुकेशन का महत्व, तो वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगला क्वेश्चन है RTE में टीचर एब्सेंटिज्म को रोकने का प्रावधान, तो वो होता है मॉनिटरिंग, नो पेमेंट, ट्रेनिंग, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है NEP 2020 में लैंग्वेज पॉलिसी 3 फार्मूला, तो वो होता है होम, रीजनल, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का रोल, तो वो है स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस, यानी एंट्रेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उभरते भारत में स्टार्टअप कल्चर को एजुकेशन से लिंक, तो वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है SSA के तहत कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का टूल, तो वो क्या है SMC, PTA या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी दोनों। अगला प्रश्न है NEP में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है फ्लेक्सिबल लर्निंग। अगला प्रश्न है RTE के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर मानदंड में क्या शामिल है? तो वो शामिल है क्लासरूम, टॉयलेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में यूनिफाइड क्लासरूम का अर्थ क्या है? तो वह सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एक साथ शिक्षा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 के तहत कितनी विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? तो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो होता है समुदाय स्तर पर समर्थन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है UNCSCO यानी यूनेस्को के शालाकामा स्टेटमेंट 1994 ने समावेशी शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? तो सभी बच्चों के लिए सामान्य स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में पीयर ट्यूटरिंग की भूमिका क्या है? तो सहपाठी द्वारा सहायता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में बेंचमार्क डिसेबिलिटी का स्तर क्या है? तो वो है 40%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL का सिद्धांत क्या है? तो वो सिद्धांत है मल्टीपल मीन्स फॉर एंगेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शालामाका स्टेटमेंट में भाग लेने वाले देश कितने थे? तो वो थे 92 देश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा में IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य पर्सनलाइज्ड गोल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में कितना? तो वो 4% विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग्स में को टीचिंग मॉडल के प्रकार क्या हैं? तो वो हैं स्टेशन टीचिंग, टीम टीचिंग, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को के इंक्लूजन फ्रेमवर्क में मुख्य पिलर क्या है? तो पॉलिसी, प्रैक्टिस, एटीट्यूड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में सेंसरी सपोर्ट का महत्व क्या है? तो इसका महत्व होता है सेंसरी नीड्स एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का लक्ष्य तो होता है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब तो वो होता है वेरिएड लर्निंग नीड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शालामाका के बाद वैश्विक स्टेटमेंट 2000 में क्या जोड़ा? तो वो जोड़ा है इंक्लूजन फॉर ऑल। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में फंक्शनल असेसमेंट का उपयोग तो वो होता है स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर CWD की संख्या तो वो है 8। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग्स में सोशल स्किल ट्रेनिंग कैसे? तो रोल प्ले। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के अनुसार इंक्लूजन का मतलब होता है तो प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भाई क्वेश्चन है RPWD एक्ट में स्क्रीनिंग के लिए UDID कार्ड क्या है? तो वो है यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में रिसोर्स रूम का रूल तो ये होता है सप्लीमेंट्री सपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शालामाका स्टेटमेंट का फोकस कंट्री तो वो है स्पेन। अगला प्रश्न है समावेशी क्लास में बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए PBIS क्या है? तो वो है पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के में एजुकेशनल राइट्स के तहत क्या? तो वो है फ्री एजुकेशन। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा में पेरेंट ट्रेनिंग का महत्व तो होता है होम सपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन 2009 में क्या? तो वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण तो होता है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPW एक्ट की नोटिफिकेशन डेट
तो वो थी 2016, यानी अधिनियम कब लाया गया तो 2016 में, लेकिन लागू कब से हुआ तो 2017 से। समावेशी शिक्षा में ट्रांजिशन प्लानिंग कब शुरू हुई तो वो प्री स्कूल। अगला क्वेश्चन है सालामाका में स्पेशल नीड्स को रिफ्रेम कैसे तो वो डाइवर्सिटी के माध्यम से, नहीं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब, तो इसका मतलब होता है हेल्थ सेफ्टी फॉर ऑल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में चीफ कमिश्नर का रोल तो वो होता है मॉनिटरिंग का। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग की हो तो वो होती है डाइवर्स बैकग्राउंड के लिए। हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को के इंक्लूजन इन एजुकेशन रिपोर्ट 2020 का फोकस तो वो है कोविड इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में सर्कल टाइम्स एक्टिविटी का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है सोशल बॉन्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में प्रिवेंटिव हेल्थ प्रावधान तो हाँ। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर क्यों तो वो होता है इम्प्रूव इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है सालामाका स्टेटमेंट का फुल फॉर्म वर्क तो होता है सालामाका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है समावेशी क्लास में ग्रुप वर्क का लाभ तो वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। अगला प्रश्न है RPWD में वोकेशनल रिहैब का मत प्रावधान तो हाँ ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में एक ही एजुकेटर का रोल तो वो होता है स्पेशलिस्ट सपोर्ट। अगला प्रश्न है यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग सपोर्ट इंक्लूजन पर तो वो होता है एनुअल। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ क्यों तो वो होती है इमोशनल रेगुलेशन। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 RPWD एक्ट 2016 PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस क्यों, क्योंकि UNCRPD कंप्लाइंस। अगला करेक्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा में ट्रामा इन्फॉर्म्ड अप्रोच का मतलब सेंसिटिव टू पार्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सालामाका में सिस्टम चेंज का कॉल तो हाँ इंक्लूसिव सिस्टम। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में विजुअल शेड्यूल्स का यूज तो रूटीन क्लैरिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD में लीगल एंड प्रावधान तो फ्री फॉर CWD। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है तो वो हॉलिस्टिक सपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के इंक्लूजन डिफिनीशन में क्वालिटी शामिल है तो हाँ। अगला प्रश्न है हमारा समावेशी सेटिंग्स में स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच तो फोकस ऑन स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान तो हाँ है। तो अब हम 300 प्रश्नों के ऊपर आ गए हैं, तो जिन लोगों ने भी 300 प्रश्न में कितने सही हुए हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों के 300 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज आपको लग रहा होगा कि वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो काफ़ी हार्ड लेवल के हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको बनाने में काफ़ी हम लोगों को मेहनत भी करना पड़ा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और रिलेटिव टू एग्ज़ाम वीडियो को लाते रहें। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा में फाइन आर्ट एक्टिविटी का उद्देश्य तो वो होता है एक्सप्रेशन का। अगला प्रश्न है सालामाका स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज तो वो होता है रिसोर्सेज यानी और एटीट्यूड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी क्लास में फ्लेक्सिबल सिटिंग क्यों तो वो होती है कंफर्ट के लिए। अगला RPWD में हेल्थ
इंश्योरेंस स्कीम, तो वो आयुष्मान भारत यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में मेटरिंग प्रोग्राम का रोल, तो वो होता है गाइडेंस का। अगला है यूनेस्को डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फॉर इंक्लूजन कहाँ, तो वो है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज का यूज, तो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन का यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD की नेशनल फंड का उद्देश्य, तो वो होता है वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ या सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सभी का। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में क्रॉस एज ट्यूटोरिंग क्या है, तो वो है ओल्डर हेल्प यंगर का यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सालामाका का फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में क्या, तो वो हो जाएगा 9 प्रिंसिपल्स यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में इमोशनल चेक इन क्यों, तो वो हो जाएगा बेलबी इंक के लिए। अगला क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RPWD में ट्रेवल कंसेशन प्रावधान, तो वो हाँ यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल लर्निंग डिजाइन के 3 प्रिंसिपल, तो वो हैं मल्टीपल मीन्स यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यूनेस्को के इंक्लूजन इंडिकेटर्स क्या हैं, तो वो हैं क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे, तो वो होता है मीडिएशन यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में अडॉप्टेशन राइट्स तो इक्वल होते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सालामाका स्टेटमेंट की एनिवर्सरी 2024 में क्या, तो वो है रिव्यू। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लास में डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन का उद्देश्य, तो वो होता है इंक्लूजन को प्रमोट करना यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD में स्पोर्ट्स प्रमोशन, तो हाँ पैरा स्पोर्ट्स यानी जिसमें विकलांग व्यक्ति क्या करते हैं, खेलते हैं। अगला समावेशी शिक्षा में डेटा ड्रिवन डिसीजन, तो वो प्रोग्रेस ट्रैक यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट का फोकस, तो वो ग्लोबल स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ओरिएक्शन का मतलब क्या, तो उसका मतलब होता है ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट्स यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी में फिडेलिटी वर्च्यू किस स्टेज से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्री कन्वेंशनल स्टेज में स्टेज 1 की विशेषता क्या है, तो वो है दंड आधारित नैतिकता। अगला प्रश्न है वागोत्स्की के अनुसार इंटरलाइजेशन प्रक्रिया का माध्यम क्या है, तो वह है भाषा और संकेत यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस के नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की व्यवस्था क्या है, तो वो होती है प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। अगला हमारा प्रश्न है फ्राइड के ओरल स्टेज में फिक्सेशन के लक्षण क्या हैं, तो वह है निर्भरता और मुख्य संबंधी बातें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज में डिफरेंशियल इमिटेशन कब विकसित हुआ, तो वह 8 से 12 महीने में विकसित होता है। अगला प्रश्न है इरेक्शन के पर्पस वर्सेस गिफ्ट स्टेज में मुख्य संघर्ष क्या है, तो पहलप्रद अपराध बोध है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के स्टेज 5 में नैतिक निर्णय का आधार क्या है, तो वो है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार।
अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के थ्योरी में मीडिएटेड लर्निंग का उदाहरण क्या है? तो वो है शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधि। अगला है गार्डनर के अनुसार एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? तो वो है जीवन के गहन प्रश्नों पर चिंता। अगला प्रश्न है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में एस्टीम नीड्स के बाद क्या आता है? तो ये आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगला प्रश्न है प्याजे के फॉर्मल ओरिएंटेशन स्टेज की सीमा क्या? तो वो होती है सभी व्यक्तियों में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिक्सन के थ्योरी में वर्च्यू फॉर केयर किस स्टेज से जुड़ा होता है? तो वो होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए से। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग की थ्योरी में लिंग पूर्वाग्रह की आलोचना किसने की? तो वो हो जाएगा करोल गिलिगन। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिव्स में भूमिका निभाने वाले एजेंट कौन है? तो अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है गार्डनर की थ्योरी में स्पेशल इंटेलिजेंस का करियर उदाहरण क्या होता है? तो वो होता है आर्किटेक्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रायड के फेलिक स्टेज में कंस्ट्रक्शन एंजाइटी का संदर्भ क्या है? तो वो है लिंग भेदभाव का भय। अगला प्रश्न है प्याजे के अनुसार हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस स्टेज की विशेषता है? तो वो है फॉर्मल स्टेज की। यानी ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में सकारात्मक परिणाम क्या? तो वो होता है बुद्धिमत्ता प्राप्ति का। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पोस्ट कन्वेंशन स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना अनुमानित होता है? तो वो होता है 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के जेडपीडी में सहायक उपकरण का ह्रास कैसे होता है? तो वो होता है धीरे धीरे स्वतंत्रता बढ़ने से यानी बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन है गार्डनर की इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का संयोजन क्या दर्शाता है? तो वो होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। अगला प्रश्न है मास्लो की थ्योरी में डिफिशियंसी नीड्स और बाइंग नीड्स के बीच अंतर क्या है? तो वो है कमी पूरी करना वर्सेस पूर्णतया प्राप्त। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पियाजे के कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट का उदाहरण क्या है? तो यदि ए बड़ा है बी और बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के साइको सोशल स्टेज में कॉम्पिटेंस वर्च्यू किससे जुड़ा है? तो वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यानी ऑप्शन नंबर ए से। अगला नंबर क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक डिलेमा टास्क में हिंड डिलेमा का मुख्य मुद्दा क्या है? तो वो है चोरी वर्सेस जीवन बचाना। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का क्रियान्वयन किस उम्र में चरम पर होता है? तो वो 3 से 7 वर्ष में। अगला प्रश्न है गार्डनर की थ्योरी की आलोचना का मुख्य बिंदु क्या है? तो वो है मापन की कठिनाई। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के सुपर ईगो के विकास में प्रमुख प्रभावक कौन है? तो वो है माता पिता के नैतिक मानदंड। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के क्लासिफिकेशन कौशल का विकास किस स्टेज में पूर्ण होता है? तो वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरिक्सन के थ्योरी में होप वर्च्यू का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग वर्सेस गिलिगन के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? तो वो होता है न्याय वर्सेस देखभाल, नैतिकता, पुरुष वर्सेस महिला या दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दोनों। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के कल्चर टूल्स में गणितीय संकेतों का उदाहरण क्या है? तो वो है संख्याएं और विचित्र। अगला प्रश्न यहाँ पर है गार्डनर की बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मूल्यांकन कैसे
तो वो होता है मोटर स्किल टेस्ट से। अगला प्रश्न है मास्लो के पीक एक्सपीरियंस की विशेषता क्या है, तो वो है आनंदपूर्ण क्षणिक अनुभव की। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के मोरल जजमेंट स्टेजेस में हेटेरोनॉमस मोरलिटी कब समाप्त होती है, तो वो होती है 7 से 10 वर्ष की आयु में। अगला हमारा प्रश्न है एरिक्शन के स्टेजेस में लव वर्च्यू किससे जुड़ा है, तो वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन से, यानी ऑप्शन नंबर ए से। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 का फोकस होता है, तो वो होता है सामूहिक लाभ वर्सेज व्यक्तिगत आहार। अगला प्रश्न है वागोत्स्की के वर्सेज पियाजे में मुख्य अंतर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्रम में क्या है, तो वो है वागोत्स्की लर्निंग पहले, पियाजे डेवलपमेंट पहले। अगला क्वेश्चन है गार्डनर की थ्योरी में कुल इंटेलिजेंस कितनी, तो मूल प्लस संशोधित तो 8 + 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोजेक्शन का अर्थ क्या है, तो अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सर्कुलर रिएक्शन में के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 3, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिक्शन के विजडम वर्च्यू का नकारात्मक परिणाम क्या है, तो वो होता है निराशा। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के थ्योरी की एम्पिरिकल वैलिडिटी का आधार क्या है, तो वो क्रॉस कल्चर स्टडीज, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वागोत्स्की के जॉइंट अटेंशन कॉन्सेप्ट का महत्व क्या है, तो वो है सामाजिक संरचना विकास। अगला हमारा प्रश्न है कॉर्नर की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, तो वो है वैज्ञानिक का। अगला प्रश्न है मास्लो की थ्योरी में सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो वो है प्रेम संबंध, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के एगोसेंट्रिक स्पीच का चरण क्या है, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन है एरिक्शन के थ्योरी की कल्चरल अनुकूलनशीलता का स्तर क्या है, तो वो है उच्च और लचीला। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में मल्टीलिंग्विज्म की अवधारणा किससे प्रेरित होती है, तो वो होती है 2016 के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी का प्रतिशत क्या है, तो वो है 40%। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में UDL के 3 सिद्धांत क्या हैं, तो वो है प्रतिनिधित्व, व्यक्तित्व और संलग्नता। अगला क्वेश्चन है सालामा का स्टेटमेंट 1994 का मुख्य संदेश था, तो वो था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में शामिल करना। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में को टीचिंग के लाभ क्या हैं, तो वो है विशेषज्ञता का समायोजन। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में एक्सेसिबिलिटी के लिए समय सीमा क्या है, तो वो 5 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में IEP का पूर्ण रूप क्या है, तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के वैश्विक स्टेटमेंट 2000 में समावेशी शिक्षा को कैसे मजबूत किया, तो वैश्विक प्रतिबद्धता बढ़ाई। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में पीयर मॉडलिंग की भूमिका क्या है, तो सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत राष्ट्रीय विकलांगता आयोग का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 2016 में। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में रिसोर्स टीचर का क्या कार्य है, तो वो है सहायक निर्देशन का। अगला क्वेश्चन सालामा का फ्रेमवर्क में सिस्टम वाइड चेंज का अर्थ क्या है, तो वह नीति अभ्यास दृष्टिकोण परिवर्तन का। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में सोशल स्टोरीज का उपयोग किसके लिए, तो वो होता है सामाजिक कौशल सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद क्या है, तो वो है अनुच्छेद 21A, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में मल्टी टियर सपोर्ट सिस्टम का स्तर 1 क्या है, तो वो है यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन।
अगला प्रश्न है यूनेस्को के जिम रिपोर्ट 2020 में समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है? तो वह प्रगति लेकिन असमानता बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का उद्देश्य क्या है? तो वो है संक्रमण रोकथाम। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रावधान किसके लिए होता है? तो वो होता है विकलांग व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में ट्रांजिशनल सर्विसेज का फोकस क्या है? तो वो फोकस है स्कूल में से कार्य जीवन में संक्रमण। अगला क्वेश्चन है शालामाका स्टेटमेंट में स्पेशल एजुकेशन को कैसे दर्शाया गया है? तो वो पूरा संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग्स में बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान BIP कब मनाया जाता है? तो वो व्यवहार समस्या पर। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में मानवाधिकार उल्लंघन का पर दंड क्या है? तो वो है जुर्माना और कारावास। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का महत्व क्या है? तो वह विविध पृष्ठभूमि का सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 400 पर। ये क्वेश्चन है यूनेस्को के इंक्लूजन इंडिकेटर्स में पार्टिसिपेंट्स का मापन कैसे? तो छात्र उपस्थिति और संलग्नता के लिए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लाते रहें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो सके। क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड थी कि सर कठिन क्वेश्चन लेकर आइए, हार्ड क्वेश्चन लेकर आइए, तो हमने सोचा आप लोगों की इतनी डिमांड है तो उसको ज़रूर पूरा किया जाए। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको एक और मैराथन 500 क्वेश्चन की, जिसमें इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे, उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का लाभ क्या है? तो उसका लाभ होता है आवश्यकता आधारित समूहीकरण। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत UDID कार्ड का लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है छात्र लाभों की पहचान, यात्रा छूट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में स्ट्रेंथ बेस्ड असेसमेंट का फोकस क्या? तो वो होता है क्षमताओं पर। अगला सालामाका के फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में कितने क्षेत्र हैं? तो वो होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग्स में रिस्टोरेटिव जस्टिस का उपयोग कब? तो वो होता है संघर्ष समाधान के लिए। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में नेशनल ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो वो होता है विकलांग व्यक्तियों का कल्याण। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में माइंडफुलनेस इंटरवेंशन का लाभ है? तो वो है तनाव प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन इंक्लूजन 2005 का मुख्य निष्कर्ष क्या था? तो वो था प्रगति धीमी लेकिन आवश्यक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समावेशी क्लास में विजुअल एड्स का उपयोग किसके लिए? तो वो होता है समझ बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत उच्च शिक्षा में कितना प्रतिशत है आरक्षण? तो वो होता है 5%। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में फैमिली पार्टनरशिप का महत्व क्या है? तो वो होता है होलिस्टिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सालामाका स्टेटमेंट की 25वीं वर्षगांठ 2019 में क्या हुआ? तो रिन्यूअल कॉल फॉर आर एक्शन, यानी रिन्यूअल कॉल फॉर एक्शन। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में AAC आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या है? तो वो है संचार सहायक उपकरण। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में डेटा ड्रिवन इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो वो साक्ष्य आधारित निर्णय। यूनेस्को ने इंक्लूजन इन एजुकेशन गाइडलाइन 2005 में क्या जोर? तो वह है टीचर ट्रेनिंग पर। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में सर्कल डिस्कशन का उद्देश्य? तो वो होता है समान भागीदारी का।
अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत लीगल कैपेसिटी का सिद्धांत क्या है? तो वो समान अधिकार का। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में ड्रामा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस क्यों? तो वो होता है संवेदनशील समर्थन। अगला है सालामाका में पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का रोल क्या? तो वो होता है सहयोगी भागीदार। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग में सेंसरी रूम का उपयोग? तो वो होता है सेंसरी एकीकरण का। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में स्पोर्ट्स कोटा का प्रावधान? तो कोई नहीं, यानी केंद्र सरकार 3 से 4% तक दे सकती है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का लाभ? तो वो होता है आत्म जागरूकता का। अगला प्रश्न है यूनेस्को वर्ल्ड रिपोर्ट्स ऑन डिसेबिलिटी 2011 का फोकस? तो वो है वैश्विक चुनौतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग का मॉडल? तो वो होता है जिग्सा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत हेल्थ केयर का अधिकार? तो होता है समान पहुंच। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी टीम का गठन क्यों? तो वो होता है समग्र दृष्टिकोण के लिए। अगला प्रश्न है सालामाका स्टेटमेंट का प्रभाव भारत में RPWD और NEP में परिलक्षित? अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कैसे? तो रोल प्ले और डिस्कशन के माध्यम से। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी का प्रावधान? तो जागरूकता और उपचार। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में बेसलाइन डेटा का उपयोग? तो प्रगति मापन। अगला हमारा भाई प्रश्न है यूनेस्को के इंक्लूजन डिफिनेशन में डाइवर्सिटी का स्थान? तो वो होता है मूलभूत का। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में फ्लेक्सिबल शेड्यूल क्यों? तो वो व्यक्तिगत गति, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट के तहत ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कोटा और छूट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में एडवोकेसी की भूमिका? तो वो अधिकारों के रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है सालामाका के प्रिंसिपल में इक्विटी का स्थान? तो वो होता है केंद्रीय। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में पेयर मोडिएशन का लाभ? तो वो होता है संघर्ष समाधान कौशल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट में मेंटल हेल्थ को मान्यता? तो हाँ, विकलांगता के रूप में। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटी का उदाहरण? तो वो है शेयरिंग सर्कल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को एजुकेशन 2030 में इंक्लूजन SDG 4 का भाग? तो वो है हाँ। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में अडाप्टेशन करिकुलम का महत्व? तो वो होता है आवश्यकता अनुसार संशोधन। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट के तहत इंश्योरेंस लाभ? तो होता है समान प्रीमियम। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग का टूल? तो वो टूल होता है डेटा कलेक्शन का। अगला प्रश्न है सालामाका स्टेटमेंट का वैश्विक प्रभाव? तब 92 की प्रतिबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में सोशल नेटवर्किंग का महत्व? तो वो समर्थन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में रिसोर्स प्रोत्साहन? तो फंडिंग। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कल्चरल ब्रोकर की भूमिका? तो वो होती है सांस्कृतिक पुल। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के इंक्लूजन पर 2023 रिपोर्ट का थीम? तो वो था टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है समावेशी क्लासरूम में इंक्लूजन लैंग्वेज का उपयोग क्यों? तो वो होता है सम्मानजनक संवाद। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट के तहत बैंकिंग सुविधा? तो वो है एक्सेसिबल सेवाएं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज का महत्व? तो वो है दीर्घकालिक प्रभाव का मापन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सालामाका के बाद मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन 2008 में
क्या जोड़ा गया, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग में रेजिलियंस बिल्डिंग कैसे, तो वो होती सकारात्मक अनुभव। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में इंक्लूशन अधिकार, तो वो इलेक्शन अधिकार, तो वो होता है समान वोटिंग का। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा में हाइब्रिड लर्निंग का लाभ, तो वो होता लाभ तो होता है लचीलापन। अगला प्रश्न है यूनेस्को इंक्लूजन का पर कन्वेंशन, तो हो जाएगा CRPD 2006। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समावेशी क्लासरूम में डाइवर्सिटी ट्रेनिंग के लिए, तो एटीट्यूड चेंज यानी और ज्ञान कौशल यानी ये सभी चीज़ें होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट के तहत टैक्स छूट, तो आयकर में। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में एक ही एजुकेटर का प्रशिक्षण, तो होता है विशेष और सामान्य। अगला प्रश्न है सलामाका स्टेटमेंट का एक्शन प्लान में शिक्षक भूमिका, तो वो हो जाती है केंद्रीय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग में क्रिएटिव आर्ट्स का रोल, तो वो होता है अभिव्यक्ति और समावेशन का यानी समावेश का। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में सिनेमा एक्सेसिबिलिटी, तो वो है सब टाइटल्स यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैसे, तो वो होता है काउंसलिंग के द्वारा। अगला यूनेस्को के इंक्लूजन मैट्रिक्स में क्वालिटी पैरामीटर, तो होता है लर्निंग आउटकम्स। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में गोल सेटिंग का तरीका, तो होता है स्मार्ट गोल्स। अगला होता है RPWD एक्ट के तहत पेंशन योजना, तो वो कौन सी है, इंदिरा गांधी योजना। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में पीयर फीडबैक का लाभ, तो वो होता है सहयोगी सीखना। अगला है सालामाका का इंटरनेशनल सपोर्ट स्रोत, तो वो होता है यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी सेटिंग में एक्सटेंसिबिलिटी सुनिश्चित कैसे, तो वो निरंतर प्रशिक्षण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट में रियल स्टेटस एक्सेस, तो वो होता है बैरियर फ्री बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में डिजिटल इंक्लूजन का चैलेंज, तो वो होता है एक्सेसिबल टूल्स यानी और इंटरनेट यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ग्लोबल मॉनिटरिंग स्पोर्ट्स का इंक्लूजन ट्रेंड, तो वो होता है सुधार लेकिन गैप। अगला प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में इंक्लूसिव असेसमेंट का प्रकार, तो वो होता है वेरिएड मेथड्स यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD एक्ट के तहत मैरिज अधिकार, तो समान यानी। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में लीडरशिप रोल का वितरण कैसे, तो वो होता है सभी के लिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है सालामाका स्टेटमेंट का एजुकेशनल रिफॉर्म फोकस, तो होता है सिस्टम चेंज का। अगला क्वेश्चन होता है समावेशी सेटिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी, तो वो होता है सक्सेस शेयरिंग का। अगला हमारा प्रश्न है RPW एक्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानदंड, तो वो होता है रैंप और सेटिंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए का। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में नैरेटिव इंक्वायरी का उपयोग, तो कहानी आधारित सीखना। अगला प्रश्न है यूनेस्को के इंक्लूजन पर SDG इंडिकेटर, तो वो होता है 4.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी क्लासरूम में बाउंड्री सेटिंग क्यों, तो वो सुरक्षित स्थान के लिए। अगला हमारा प्रश्न है RPWD एक्ट के तहत जॉब कोटा निजी क्षेत्र में, तो प्रोत्साहन के लिए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का लाभ, तो वो होता है सहिष्णुता यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सालामाका का मॉनिटरिंग तंत्र, तो वो होता है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी सेटिंग्स में रिफ्लेक्टिव डिस्कशन का समय, तो ये जो समय होता है वो नियमित होता है। अगला हमारा प्रश्न है
RPWD एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रावधान, तो वो है प्राथमिकता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में हैंड्स ऑन लर्निंग क्यों प्रभावी, तो वो हो जाएगा कंक्रीट अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को इंक्लूजन पर 2019 कॉन्फ्रेंस थीम, तो वो है इंक्लूजन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, समावेशी क्लासरूम में सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा, तो वो है इमरजेंसी प्लान। अगला हमारा प्रश्न है, RPWD एक्ट के तहत प्रॉपर्टी राइट्स, तो वो है समान उत्तराधिकार। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बढ़ावा, तो होता है प्रयास प्रशंसा के द्वारा। अगला प्रश्न है, सालामाका स्टेटमेंट का लर्निंग एनवायरनमेंट फोकस, तो वो होता है समावेशी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी सेटिंग्स में एम्पैथेटिक बिल्डिंग एक्टिविटी, तो वो होता है परसेप्टिव टेकिंग। अगला हमारा प्रश्न है, RPW एक्ट में सोशल सिक्योरिटी लाभ, तो वो होता है पेंशन और बीमा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का उपयोग, तो सहभागिता बढ़ाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को के इंक्लूजन पर रिसर्च फंड, तो वो होता है उपलब्ध। अगला प्रश्न है, समावेशी क्लासरूम में पर्सनलाइज्ड फीडबैक क्यों, तो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के लिए। अगला RPWD एक्ट के तहत हॉस्पिटल एक्सेस, तो रैंप और ब्रेल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कम्युनिटी सर्विस का एकीकरण, तो वो होता है सामाजिक जिम्मेदारी। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, सालामाका स्टेटमेंट का विरासत, तो हो जाएगा वैश्विक इंक्लूजन। तो दोस्तों यह था KVS स्पेशल एजुकेटर हार्ड लेवल MCQ मैराथन। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 500 प्रश्नों में से कितने प्रश्न किए। अगर आपको यह MCQ मैराथन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो KVS स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अब कुछ इजी और मॉडरेट लेवल के एक मैराथन पार्ट लाई जाए जिसमें लगभग 500 प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ KVS स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।